तो राजस्थान की क्रांति 1857 की क्रांति पहला चैप्टर क्लास 9। तो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल शासक मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठाओं का आक्रमण में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलील सिंह को गद्दी से हटा दिया। ठीक है, दलील सिंह को हटा दिया था। तो ये याद रखना है, राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठाओं को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर था। बाद में तो मराठा राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। फिर 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठाओं ने राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए आसान मार्ग मिल गया था। तो क्या है, उन्होंने मालवा पे आक्रमण वो कर लिया था, अपना अधिकार। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के लिए कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन सीट-सीवे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकार को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जयपुर, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठाओं ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह की पराजय स्वीकार कर ली। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा नहीं खाली किया, तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति प्रयोग से मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर शासक बीकानेर, नागौर बीकानेर के शासक मेवाड़ में उड़ला नामक स्थान पर एकत्र हुए। 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। तो यहाँ पे क्या है, कब हुआ था ये याद रखना है, 17 जुलाई 1734। फिर वर्षा ऋतु के बाद मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसके मतलब असफलता के रीजन क्या थे, तो अपन ये बता देंगे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों ने मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठा और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के शासक राजपूत मराठाओं के भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए दुर दुरहास दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो कब? 1738 में। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए यहाँ की दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठाओं को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, तो दुरासराय की संधि। फिर 1742 में मराठाओं ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोरजत और रायपुर, जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। तो कब क्या है, फिर तुंगा नामक स्थान पर कब? 1787 में।
तो याद रखना है तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 में। फिर 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। किसने? तो अंबाजी इंगले ने दिया था मेवाड़ के महाराणा को सहयोग। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। तो इंगले किस पे सफलता नहीं पाए? इन आपसी जो रंजिश थी उन पे। फिर 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों को संधि करने का प्रयास किया, पर वे असफल रहे। तो पहली बार क्या इसने क्या किया? देखो, एक 1803 में भी किया था और ये फेल हो गए थे। फिर 1793 ईस्वी से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था के कारण का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता व उत्तराधिकारी संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ोते सैनिकों की ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। तो जोधपुर में भी यही चल रहा है, ऐसा ही मेवाड़ में चल रहा है। भीम सिंह थे जहाँ पे। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। फिर जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन पर सफल नहीं हुए। तो कोई भी सफल नहीं हुआ था ये। पर सर्वप्रथम भेजा किसने था? याद रखना, पृथ्वी सिंह ने भेजा था, पर वो असफल रहा था। फिर अगला है 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज ने भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए और 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों के इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे, इत्यादि। फिर भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1861 में सैटेन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंस बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और भंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों को एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर सिंधिया उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए तथा पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाए। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर, पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेज ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो पहले तो क्या उन्होंने होलकर को हरा दिया, क्योंकि होलकर और ये राजस्थान पे रूल कर रहे थे एक तरीके से, और फिर मस्त इन्होंने संधि की। तो इधर मेटकॉफ को निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, तो मेटकॉफ का निमंत्रण मिल गया। फिर करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य ने संधि की और इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। सबसे अंत में किसने की थी? सिरोही ने की थी, याद रखना है। फिर पढ़ेंगे इसको। तो 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। तो 19वीं सदी के आरंभ में तो 20 रियासतें थी। इनमें 17 राजपूत, 2 जाट और एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ संधियां की गई।
कुछ सामान्य शर्तें थी, जो कुछ कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। तो कुछ शर्तें जैसे अंग्रेज की सर्वोच्चता स्वीकार करी जाए, अंग्रेजों की ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। फिर अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने की सहायता का आश्वासन दिया। फिर संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही आश्वासन दिया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। तो विदेश नीति क्या अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी? अपने आपसी विवाद अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा किया गया। आवश्यकता पड़ने पे रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिकों के सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। तो अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे सैनिक भी। पर अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियां अलग अलग थी। तो वार्षिक खिराज देने की संबंधी धारा सभी राज्यों की अलग अलग थी। तो ये कुछ संधि के रूल थे। ठीक है। फिर खिराज यह धनराशि खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठा को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था। और ये जो खिराज अपन ने डिसाइड किया था अंग्रेजों को कितना देना है, इसको इसके लिए आधार बनाया मराठाओं को कितना दे रहे थे। फिर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान की रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सामर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च अभी संबंधित राज्य को ही वहन करना पड़ता था। भारी खर्च पर भी ब्याज और अन्य खर्चों को थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजी की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चित किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों के कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीर के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था। समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे थे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। तो कहाँ के शासक था जसवंत सिंह? डूंगरपुर के शासक था, उसको क्या हटा दिया था। और प्रतापगढ़ के शासक था उसके दलपत सिंह। तो प्रतापगढ़ का शासक था दलपत सिंह के पुत्र को वहां का क्या बना दिया था? प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र को वहां का शासक बना दिया। ठीक है। फिर इससे वहां की जनता ही तो इनके इसी प्रकार अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया। वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। तो ब्लैक कहाँ पे था? जयपुर में था, याद रखना, कैप्टन ब्लैक। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर और
भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रत्ययों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। फिर राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाज, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान में सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक किराए की राशि, सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत ने प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों, साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, और उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में बांकीदास, राघोदास, साधु गांगजी तथा महाकवि सूर्यमिल मिश्र आदि का नाम उल्लेखनीय है। तो कौन कौन से कवि थे? कवि बांकीदास थे, राघोदास थे, साधु गांगजी थे और महाकवि सूर्यमल मिश्र थे। ठीक है, इसे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा। इन सभी छावनियों में लगभग 5,000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीची को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उसे कठोरता पूर्वक दमन करें। तो उस टाइम पे कितनी छावनियां थी राजस्थान में? इनकी 6 थी। नसीराबाद थी, नीमच थी, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। और यहाँ पे 5,000 सैनिक थे, पर वो सारे भारतीय थे। और यहाँ पे 30,000 तो अंग्रेज, बस सिर्फ 30 ही अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। फिर नसीराबाद में क्रांति। तो राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? नसीराबाद से। इसके कारण थे, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स, ठीक है। तो नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। तो यहाँ पे ये सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयारी की गई है। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तो ये क्या है, पहले अजमेर में क्या है, वहां पे उसके है ना जो हथियारों की रक्षा कर रहे थे, पर इनको क्या है फिर नसीराबाद भेज दिया था 15वीं वालों को। तो ये इनका दिमाग वैसे ही खराब हो गया कि हम पे भरोसा ही नहीं करते। ठीक है। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु फकीरों के वेश में राजस्थान आए। इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रसारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिक पर नियंत्रण रखने के बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था। बाद में जब यह बात प्रकट हुई तो इससे भी उत्तेजना फैल गई। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो अपन बताएंगे कि ये कारण थे।
एक तो चर्बी वाले कारतूस का ये प्रचार इसने किया, एक यहाँ पे ये सब थी, और ये अजमेर से उनको निकाल दिया था, ये भी कारण था। और यहाँ पे यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई थी, उनका भी उनको पता नहीं था, ठीक है। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया और अंग्रेजी अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो दो की हत्या कर दी, कौन सी? स्पॉटिसवुड की कर दी और एक न्यूबरी था उसकी हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए, और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए, तो सैनिक तो मार दिए इन्होंने, ठीक है, और कैप्टन और लेफ्टिनेंट थे ना, वो घायल हो गए, ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन पर विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। तो बस 4 को मारा था और किसी को नहीं मारा, ठीक है। फिर छावनी को तहस-नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेज पलटन के पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। तो इन्होंने पीछे वहां पे अंग्रेज बैठे हुए थे, उनको भी हरा दिया, ठीक है। फिर नीमच में क्रांति, नसीराबाद की क्रांति की सूचना नीमच पहुंची, तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारियों ने निम्बहेड़ा पहुंचे, जहां पर जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया, और तत्पश्चात क्रांतिकारियों ने देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया। क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ पर राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। याद रखना, यहाँ पे किसने किया था? सॉवर्स ने। फिर एरनपुरा और अहुआ की क्रांति, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली। तो एरनपुरा की में स्थित है जोधपुर की जो सैनिक टुकड़ी है, उसको इनकी क्रांति की सूचना मिली थी, तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का गुल बजा दिया। तो इसने तो कितने दिनों बाद बजाया है। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे, तो अहुआ यानी पाली जिले में स्थित गांव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेना में ले लिया। अहुआ के ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों के विरोधी था। ऐसा कहा जाता है मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अहुआ आ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 यार, अंग्रेजों का दमन क्यों करेंगे? 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। तो ये क्या है? उसको दमन करने के लिए भेजी थी, गलत लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। तो किलेदार कौन मारा गया? अनार सिंह। तथा सिंघवी कुशाल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। तो कुशल राज तो बच गया, ठीक है। फिर जोधपुर फौजी की तोप व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर समय हुआ आया। तो इस बार कौन आया? एजीजी लॉरेंस आया। 18 सितंबर को लॉरेंस व सेना क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो यहाँ पे क्या है? ये भी हार गया लॉरेंस, ठीक है। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ भेजी। 20 जनवरी
1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने अगवा पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह अगवा किले छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने अगवा किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बल्ले की भावना इतनी प्रबल थी कि पूरे गांव को बुरी तरह लूटा, अगवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अगवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। फिर मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु के महाराणा की सूझबूझ ने अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति बिगड़ने से संभाल लिया। तो सावर्स ने और महाराणा ने बचा लिया, ठीक है। और महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें, पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा, जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी भी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा। तब सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। सामर्स की धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। तो केसरी सिंह ने क्या इसको धमकी दी महाराणा को कि भाई हम किसी और को बिठा देंगे। तो उसने किसने, केसरी सिंह ने धमकी दी थी। फिर कोटा में क्रांति। तो राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने मेवाड़ महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है और उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दें जिससे उन्हें दंडित किया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतन लाल और जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह किसी प्रकार महाराव की फौज व फौज अधिकारियों को प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाहियों में क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंस को घेरा, उसके घर में आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। तो मेजर बर्टन को मार दिया, ठीक है। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला, महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल के एक प्रकार में कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें रखी गई थी। इसमें एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव ने क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडार आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर के में लूटमार, अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर एच जी रॉबर्ट नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तो इनको हेल्प करने कौन आया था? रॉबर्ट आया था, एच जी रॉबर्ट। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका और क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार कर के तोप से उड़ा दिया गया। फिर अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज।
तो राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं, अपितु इसकी स्थिति गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा, मथुरा से काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराज को आशंका थी कि उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराणा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारियों क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में विश्वास भर गया था कि अब ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों में गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। धौलपुर रियासत में गंभीर उपद्रव अक्टूबर 1857 में प्रारंभ ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की, वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तो किनके नेतृत्व में? राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना सहायता से धौलपुर व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। फिर जयपुर में महाराजा और उनके पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां खां, उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इस पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हुई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो जयपुर में कौन कौन से थे? सादुल्ला खां था, उस्मान खां था, नवाब विलायत खां था। ठीक है। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था। तो यहाँ पे किसने किया था? टोंक में आलम खां ने, पर उनका नवाब था ना, वो तो अंग्रेजों के साथ था। मगर सेना नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। सेना ने धुन को आमंत्रित किया, उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। ठीक है। फिर सलम्बुर और कोठारिया का योगदान क्या है? ताहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत सलम्बुर और रावत केसरी सिंह, सलम्बुर के तो सामंत थे केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोध सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। तो याद रखना, कोठारिया के तो रावत जोध सिंह थे और सलूम्बर के थे रावत केसरी सिंह। किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ताओं के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। ए जी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरह अवस्था में उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के सावत जोध सिंह ने उन्हें गले लगाया। कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर
वह भावी परिणामों की चिंता न कर सुलुम्बर कोठारे के रावतों ने अपने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने वहाँ के जो थे अववा के उसको भी शरण दी थी। फिर अगस्त 1858 में समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश राज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों, अधिकारों, विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराण ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, किंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम मार्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ तरह के कार्य होने लगे। जैसे राजपूतों का महत्व कम होता गया और राजस्थान में नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। 1857 की क्रांति असफलता के कारण, तो ये आ सकता है। तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, जोधपुर, मतलब सारे राजा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। फिर राजस्थान के विद्रोही में आपसी एकता, संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण इनसे निपटने का क्या अवसर मिल गया था अंग्रेजों को। फिर मेवाड़, मारवाड़, जयपुर आदि नरेशों ने तात्या टोपे की किसी प्रकार से सहायता नहीं की थी। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन व एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया गया, तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए थे। ठीक है। फिर राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और उसमें नेतृत्व का स्वार्थ सर्वथा क्या था, अभाव था, सॉरी। तो वहां पे हमेशा अभाव ही था कि नेतृत्व का, क्रांतिकारियों के बीच संपर्क भी नहीं था। त्याग बलिदान की भावना तो थी, किंतु अंग्रेजों जैसा रण कौशल ही नहीं था और प्रशिक्षित भी नहीं थे। धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। फिर अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में क्रांति का दमन करते हुए 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों में पुनः अपना अधिकार कर लिया था। इसी कारण राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। फिर 1857 की क्रांति के असफलता के परिणाम, तो असफलता के राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई थी। फिर रियासतों में कंपनी द्वारा संधियां जारी रखी गई थी। फिर राजस्थान की जनता अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया था। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे और दूसरी अंग्रेजों अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया था। ठीक है। तो दो तरीके से अब इन पे गुलाम हो गए थे ये, दोहरा अंकुश। फिर अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी और ये सब आ गए अब। तो ये सब तो हो गया। अब अपन इसमें देखते हैं, अपन ने कुछ चीजें छोड़ी हैं जो, जैसे कि ये राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट, तो कोटा में कौन थे, मेजर बर्टन थे। जोधपुर में कौन थे, मैक मॉसन थे। तो और भरतपुर में कौन थे, मॉरिसन थे। तो भरतपुर में थे मॉरिसन। उदयपुर में कौन थे, ईडन, सॉरी जयपुर में थे ईडन। उदयपुर में थे सावर्स और सिरोही में थे जेडी हॉल। तो सिरोही सिरोही अपन क्यों जाते हैं, घूमने घूमने जाते हैं। तो घूमने जाएंगे तो हॉल में रुकेंगे, इसलिए यहाँ पे हो गया हॉल। फिर अपना क्रिकेट स्टेडियम एक ही है, तो राजस्थान का ईडन गार्डन कौन सा है, जयपुर में एसएमएस, ऐसे। ठीक है। फिर उदयपुर उदयपुर में बहुत ज़्यादा क्या है, झील है और वो है, तो अपन वहाँ पे क्या लेंगे, सावर लेंगे। तो सावर, उदयपुर में अपन करेंगे सावर। फिर भरतपुर, अब भरतपुर वाले बदमाश होते हैं वहाँ के। वहाँ पे क्या है, मोरी सन, तो अगर सन होता है तो उसको नहीं मारते हैं, और बच्ची हो जाती है तो उसको मार देते हैं, ऐसे याद रखेंगे। वहाँ पे मतलब बदमाश होते हैं, मतलब वहाँ पे लिंगानुपात भी कम है, इस तरीके से ले लेते हैं अपन। तो मॉरिसन कहाँ पे, भरतपुर में।
फिर कोटा में मेजर बर्टन, अब कोटा वाला याद रखना है एक तो, जोधपुर में मैक मॉसन। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो कोटा रियासत और उनके शासकों के नाम, तो कोटा में थे तो राम सिंह, जोधपुर में थे तख्त सिंह, ठीक है। और भरतपुर में थे जसवंत सिंह, उदयपुर में थे कौन, स्वरूप सिंह, और जयपुर में थे राम सिंह द्वितीय, सिरोही में थे शिव सिंह, फिर है धौलपुर में थे भगवंत सिंह, फिर बीकानेर में थे सरदार सिंह, तो बीकानेर में थे सरदार सिंह, फिर करौली में थे मदन पाल, और टोंक में थे नवाब वजीरुद्दौला, और बूंदी में थे राम सिंह। तो कोटा में भी राम सिंह और बूंदी में भी राम सिंह। फिर अलवर में थे विनय सिंह, और जैसलमेर में थे रणजीत सिंह, झालावाड़ में थे पृथ्वी सिंह, और प्रतापगढ़ में थे दलपत सिंह, और बांसवाड़ा में थे लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर में थे कौन, उदय सिंह। तो ये सब थे। अब पहले चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, और तो तुम लोग देख लेना। तो मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर में कैंप आक्रमण किया था। मेवाड़ का एक क्षेत्र था मंदसौर, ठीक है। फिर 1734 में बुद्ध सिंह ने मराठाओं की सहायता ली और दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया, ठीक है। और फिर एक अपन को याद रखना, 1734 में कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ और नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में कहाँ पे, हुडना नामक स्थान पे हुए, जिसको 17 जुलाई 1734 में अपन को एक हुडना नामक सम्मेलन हुआ, ठीक है। फिर ये ठीक है। इसके बाद अपन को याद रखना है 1738 में क्या है, निजाम ने, मुगल सम्राट की ओर से निजाम ने दुरासराय की अपना अपमानजनक संधि की थी, ठीक है। फिर 1787 में तुंगा में युद्ध हुआ था, तुंगा में, जिसमें मराठा हार गए थे। फिर 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ महाराणा का संयोग किया था, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है। फिर 1803 में मेवाड़ शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजी से संधि का प्रयास किया और असफल रहे। तो इन्होंने किया था पर असफल रहे थे, ठीक है। और सर्वप्रथम पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपना एक गवर्नर जनरल भेजा था, गवर्नर जनरल के पास अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था दोस्ती करने के लिए, मैत्री करने के लिए, पर हुआ नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि पहली बार फिर 5 नवंबर 1817 को यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और उस टाइम पे अपन ने कौन कौन से थे देख लेते हैं। कोटा में राम सिंह थे, जोधपुर में तख्त सिंह थे, भरतपुर में जसवंत सिंह थे, उदयपुर में स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह, सिरोही में शिव सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, करौली में मदन पाल, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी में राम सिंह, अलवर में विनय सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर में उदय सिंह। फिर इनके साथ थे, और सबसे अंत में संधि की गई सिरोही से 1823 में। फिर उस समय कितनी थी, 20 रियासतें, इसमें से 17 राजपूत थी, 2 जाट थी और 1 मुस्लिम थी, ठीक है। फिर ये थे। फिर यहाँ से अपन ने देखा था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को शासक बना दिया था। फिर और जयपुर की राजमाता भटियाणी के अधिकारों को खत्म कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा में तो बर्टन था, जोधपुर में मैक मॉसन था, भरतपुर में मॉरिसन था, जो जयपुर में ईडन था, उदयपुर में सावर्स था, सिरोही में जेडी हॉल था। फिर यहाँ पे अपन ने देखे थे कौन कौन से कवि थे, जैसे कवि बांकीदास, राघोदास, साधु गांगजी और सूर्यमल मिश्र। तो ये लोग थे क्रांतिकारी के कवि, ठीक है। फिर ये जयपुर, राजस्थान में 6 छावनियां थी। तो कौन कौन सी, नसीराबाद थी, नीमच थी, देवली थी, व्यावर थी, एरनपुरा थी, खेरवाड़ा थी, ठीक है। और केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। और फिर इसके बाद अपन देखते हैं, तो यहाँ पे क्रांति का सूत्रपात क्यों हुआ था उसने देख लिया। 15वीं बटालियन थी नेटिव इन्फेंट्री, ये मेन थी, ठीक है। फिर नीमच में अपन ने देख लिया था, 3 जून 1857 को हो गई थी। और यहाँ पे वो शाहपुरा के शासक ने इनकी हेल्प की थी, मदद की थी। निमेड़ा में भी इनका स्वागत अच्छे से हुआ था, ठीक है। फिर एरनपुरा जोधपुर में, जहाँ पे नसीराबाद में क्रांति की सूचना मिली, तो 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। फिर यहाँ पे पाली के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपनी सेवा में ले लिया था इनको। फिर जोधपुर के सिंघवी कुशाल राज के नेतृत्व में जब फौज आई तो उनको हरा दिया था। और फिर वापस से यहाँ पे किलेदार अनार सिंह तो मारा गया था यहाँ पे। और फिर एच जी लॉरेंस एक सेना लेके आया था, उसमें वो लॉरेंस भी हार गया था।
फिर ब्रिगेडियर होम्स आया था, उसने अहुआ की सेना को पराजित किया था, ठीक है। फिर मेवाड़ में 100 वर्ष ने दबा दिया था और कुछ हुआ नहीं था। और फिर सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने ट्राई किया था पर उनको भी दबा दिया था, ठीक है। फिर कोटा में जयदयाल था, रतन लाल था, जियालाल था, और इन्होंने मेजर बर्टन की हत्या करवा दी। फिर 9 शर्तें थी इनकी, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन आया, एच.जी. रॉबर्ट आया। कहाँ से आया, नसीराबाद से आया, और उसने इसको धुआं कर दिया गोले मार के, कोटा को, ठीक है। फिर अन्य राज्यों में तो भरतपुर में भी हुआ था, पर भरतपुर में उसने मेजर मॉरिसन को बोला कि चला जा भाई, नहीं तो मार देंगे तेरे को। फिर यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद क्या था, धौलपुर में रामचंद्र सिंह और हीला लाल के नेतृत्व में हुआ। तो रामचंद्र सिंह था और हीला लाल था, कहाँ पे, धौलपुर में। फिर यहाँ पे पटियाला के शासक ने इनकी हेल्प करने के लिए सेना भेजी थी धौलपुर में। फिर मुगल, ये तो ठीक है। फिर जयपुर में कौन कौन थे, जयपुर में थे नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां, ठीक है। फिर टोंक में नवाब मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, पर वहाँ का जो मेन था नवाब, उसने मना कर दिया था। तो नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में, नवाब नहीं, मीर आलम खां के नेतृत्व में। फिर सलूम्बर में तो अहुआ के ठाकुर थे, कौन थे, कुशाल सिंह थे, और दूसरे थे कौन से, कोठारिया के रावत जोत सिंह, ठीक है, ये थे। तो इन्होंने क्या, उनको शरण दी थी। तो कोठारिया के रावत जोत सिंह ने अहुआ के वो कुशाल सिंह को क्या, शरण दी थी। फिर फिर ये सब है, यहाँ से हटा दिया। फिर यहाँ पे इनकी सफलता असफलता के कारण है, और ये खत्म हो गया।